नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, हिंदी साहित्य की बीए सेकेंड ईयर की इस कक्षा में आप सबका स्वागत। रीतिकाल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रीति का काल, जिस काल में रीति ग्रंथों का प्रणयन हुआ, आइए हम इसके बारे में, इसके काल विभाजन के बारे में, नामकरण के बारे में एक संक्षिप्त और प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके कौन प्रवर्तक थे और किस काव्यधारा में, इसके कौन कौन सी काव्यधारा थी, इसके बारे में तुलनात्मक प्रवर्तन के नाम और सब कुछ प्रारंभिक तौर पर जानने का प्रयास करते हैं। रीतिकाल में रीति से आशय है काव्यांगों की बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करना। एक्चुअल में इस काल में काव्य के कला पक्ष पर अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता के साथ काम किया गया और इसमें भी श्रृंगार रस इस काल का प्रमुख रस था। 1643 ईस्वी के लगभग से 1843 ईस्वी के लगभग तक इसका कालखंड माना जाता है। इसके काव्यांग रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष, लक्षण, नायिका भेद, प्रभेद, इन सभी लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया गया। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये सब तो इस परिभाषा में आ जाते हैं, लेकिन रीति मुक्त इसके अंदर लागू नहीं होते। आचार्य वामन ने कहा था विशिष्टा पद रचना रीति ही, और उसमें भी वो रीति शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं रीति विशेषो गुणात्मा, यानी कि विशिष्ट प्रकार की पद रचना करने की जो परंपरा है वही रीति कहलाती है। अगर हम सरल शब्दों में समझें, हमारे अपने शब्दों में समझें, तो जो रीति काल है उसके दो प्रकार के कारणों से इसका नाम रीति काल पड़ा। पहला, रीति ग्रंथों का प्रणयन, और दूसरा, ऐसा करने की रीति यानी परंपरा चल पड़ी। अब रीति ग्रंथों का प्रणयन किसे कहते हैं? रीति ग्रंथों के प्रणयन से आशय है संस्कृत काल में जब रीति ग्रंथ लिखे जाते थे तो उसी संस्कृत काल की परिपाटी पर इस रीति काल में भी कुछ लोगों ने, कुछ कवियों ने या अधिकांश कवियों ने अपने ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों का प्रणयन करने पर हमें पता चलता है, इन ग्रंथों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये ठीक उसी प्रकार से काव्यांगों का परिचय दे रहे हैं जैसे संस्कृत काल में संस्कृत के कवियों ने काव्यांगों का परिचय दिया था और उसके लिए रीति ग्रंथों की रचना की थी। और उसी परंपरा का अनुसरण इस काल में करने के कारण इन कवियों को भी रीति कवि कहा गया और इस कालखंड को रीति काल नाम दिया गया। रीति काल का नामकरण। रीति काल का नामकरण वाले प्रथम विद्वान ग्रियर्सन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द इन्हीं से ग्रहण किया। तो शुक्ल जी ने दिया रीतिकाल, जो कि प्रवृत्ति मूलक है, और इसका हिंदी साहित्य के दो प्रखर विद्वानों हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, दोनों ने समर्थन किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं, त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो ये कहा है कि रीतिकाल का साहित्य विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल है। आदिकाल और रीतिकाल दोनों में दरबारी साहित्य लिखा गया। आदिकाल के राजा संप्रभु और शक्ति संपन्न थे, युद्ध और शांति के निर्णय उनके हाथों में थे, लेकिन रीतिकाल में सामंत या राजा या राव मोहम्मद सत्ता के अधीन थे, ये संप्रभु नहीं थे। यही कारण है कि जहाँ आदिकाल में अंगिरस वीर बना, वहीं रीतिकाल में अंगिरस श्रृंगार रस बना। अब बात कर ली जाए रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य की। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं, और साथ में एक अखंडित शब्द भी जोड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ केशवदास ने अलंकारवादी
आचार्य के रूप में रीति परंपरा का प्रणयन कर दिया था, किंतु उनके पश्चात लंबे समय तक रीति ग्रंथों का निर्माण नहीं हुआ। वहीं जब चिंतामणि त्रिपाठी अपना काव्य विवेचन, अपना काव्य लेखन शुरू कर चुके थे और रीति ग्रंथों का प्रणयन कर चुके थे, तो उनके पश्चात लगातार एक अटूट परंपरा हमें देखने को मिलती है। रीतिकाल में कवि कौन कौन से हुए हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम। रीतिकाल में 3 प्रकार की धाराएं थी, काव्य धाराएं। पहली रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। रीतिबद्ध जो कवि थे यानी कि रीति से आबद्ध, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि काव्य शास्त्रीय विधानों के प्रति आत्मचेतस कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इन कवियों ने संस्कृत ग्रंथों का सीधे सीधे अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और काव्यांगों का विवेचन करने की बंधी बंधाई परंपरा का उन्होंने अनुसरण किया। इसके प्रमुख कवि चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, केशवदास, भूषण, देव, पद्माकर, दुलह, कुलपति मिश्र, तोष, भिखारी दास, रसलीन, विक्रम शाही, करनेश, प्रताप शाही, सुरती मिश्र, सोमनाथ और कवि ग्वाल इत्यादि हैं। रीति सिद्ध कवि ये वे कवि हैं जिन्होंने रीति की बंधी हुई परिपाटी पर तो अनुसरण नहीं किया, किंतु इनके यहाँ आकर रीति स्वयं सिद्ध हो गई, इसलिए ये रीति सिद्ध कवि कहलाए। इन कवियों ने भले ही रीति परिपाटी का प्रत्यक्ष अनुसरण नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में रीति के प्रति आस्था जरूर रही होगी, अन्यथा ये अप्रत्यक्ष रूप से रीति इनके यहाँ पर नहीं सिद्ध होती। कवि बिहारी, सेनापति, वृंद, नेवाज आदि कवि रीति सिद्ध परंपरा के कहे जाते हैं। बिहारी इसके प्रतिनिधि कवि हैं। अगले कवि हैं रीति मुक्त कवि। रीति के शास्त्रीय विधानों को, बंधनों को तोड़कर जिन कवियों ने स्वच्छंद रूप से कविता लिखी, उन्हें हम रीति मुक्त कवि कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हैं: आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। रीतिकाल की प्रधान मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कवि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तो रीतिकाल के वीर रस के जो कवि हैं वो कवि भूषण रीतिकालीन वीर रस के काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। रीतिकालीन काव्य धारा में 3 प्रकार के काव्य लिखे गए: रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीतिबद्ध कवियों को कहा गया आचार्य कवि, सिद्ध वालों को कहा गया काव्य कवि और तीसरों को कहा गया स्वच्छंद कवि। मुख्यतः कला पक्ष पर ध्यान दिया रीतिबद्ध कवियों ने, भाव पक्ष को गौण रखा। कला पक्ष और भाव पक्ष बराबर ध्यान रखा रीति सिद्ध ने, और मुख्यतः कला पक्ष और भाव पक्ष पर उन्होंने बिल्कुल गौणतः ध्यान रखा। रीतिबद्ध कवि आचार्य ज़्यादा थे, कवि कम थे। रीति सिद्ध कवि आचार्य भी थे, कवि भी थे, और रीति मुक्त कवि केवल कवि थे, आचार्य बिल्कुल नहीं थे। यहाँ स्थल स्थल पर यांत्रिकता एवं श्रम सभ्यता की प्रचुरता रीतिबद्ध काव्य में मिलती है। स्वानुभूति की प्रवृत्ति मिलने के कारण यहाँ वैयक्तिकता एवं मौलिकता की सृष्टि देखी जा सकती है, और रीति मुक्त में तो यहाँ पर व्यक्तिगतता, भावानुभूति और मौलिकता यही मिलते हैं। रीतिबद्ध कविता के मुहावरे आसक्ति पूरक हैं, रीति सिद्ध के मुहावरे आसक्ति मूलक हैं, और अंत में रीति मुक्त में पीड़ा मूलक है। रीतिबद्ध और सिद्ध काव्य बांधता है और मुक्त मुक्त करता है। रीतिबद्ध ने और सिद्ध ने शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया, और मुक्त ने आत्मिक सौंदर्य पर। संयोग श्रृंगार पर लिखा रीतिबद्ध ने और सिद्ध ने, जबकि वियोग पर अधिक लिखा है रीति मुक्त ने। हम रीति मुक्त काव्य की कुछ विशेषताओं को जानने का प्रयास कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीतिकाल के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बताया कि कृपाराम की हित तरंगिणी प्रथम रीतिवादी ग्रंथ है। सत्सई परंपरा का पहला ग्रंथ गाहा सत्सई है।
हिंदी में सस्ती परंपरा का पहला ग्रंथ कृपाराम की तरंगिणी है। रीतिकाल के अखंड प्रवर्तक कहलाते हैं चिंतामणि, और काव्यधारा प्रारंभ करने वाले केशवदास। प्रभाव, ख्याति और असाधारण व्यक्तिगत दृष्टिकोण से रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास। रीतिकाल के अंतिम कवि वाल कवि, रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि वाल कवि, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कवि भिखारीदास। उम्मीद करते हैं आपको रीतिकाल और उसकी काव्यधारा के बारे में समझ में आया होगा। हम आगे के नोट्स में, आगे की बातों में, आगे की वीडियो में ये प्रयास करेंगे कि हम रीतिकाल के जो कवि हैं, जैसे कि रीतिकाल की जो काव्यधाराएं हैं, जैसे रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, तो इन काव्यधाराओं के जो प्रमुख प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं उनके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।